नमस्कार साथियों और मेरे प्यारे विद्यार्थी, मैं आज आप लोगों के सामने हिंदी ग्रामर की बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के उपस्थित हुआ हूं और जिस टॉपिक का नाम है कारक। ठीक है, और इस टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे कारक और कारक के भेद बेस्ट ट्रिक के और उदाहरणों के साथ। चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोगों का यूनिक हिंदी ज्ञान चैनल पर स्वागत है। तो हम आप लोगों को आज पढ़ाने जा रहे हैं कारक। कारक जिसे इंग्लिश में केज के नाम से जाना जाता है। चले इसकी डिफिनेशन परिभाषा के तरफ बढ़ते हैं। तो इसका परिभाषा हम देखते हैं क्या, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका मतलब कारक का संबंध वाक्य की क्रिया से जाना जाए उसे कहते हैं कारक। ठीक है, अब कारक को प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे विभक्तियां कहते हैं, या क्या कहेंगे उसका सेकेंड नेम परसर्ग कहते हैं, परसर्ग कहते हैं। पर का अर्थ होता है बाद, और कारक चिन्ह संज्ञा या सर्वनाम के बाद लगते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। जैसे है कि मनोज ने सेब खाया। ठीक है, और इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। इसका चिन्ह क्या है, इसका चिन्ह है ने। फिर है पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, तो इसमें क्या है से। फिर शिक्षक छात्रों को पढ़ा रहा है। ठीक है, फिर पिताजी बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं, फल लाए। तोता डाल पर बैठा है। तो ये जितने भी मैंने ग्रीन से हाईलाइट किया है, उसके कलर चेंज किए हैं, ये जितने भी हैं ये क्या है, कारक के चिन्ह है। ठीक है, यहाँ पर हम इसके व्याख्या कर दिए हैं। इन वाक्यों में आए ने, पहले देखिए एग्जाम्पल में, ने, को, से, के लिए तथा पर, ये क्या है, विभक्तियां यानी कि पर सर्ग है। संज्ञा तथा क्रिया के क्या कर रहा है, संबंध को प्रकट कर रहे हैं। और यदि हम वाक्यों से इन कारक चिन्हों को हटाकर पढ़े तो हमें वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या क्रिया शब्दों को आपस में संबंध समझ में नहीं आएगा और वाक्यों का अर्थ स्पष्ट नहीं होगा। अतः वाक्यों का अर्थ समझने के लिए कारक चिन्हों का प्रयोग आवश्यक है। तो यहाँ पर मैं इसलिए यहाँ पर लिख देता हूं ताकि आप लोग इसे आसानी से देख लें और साथ में इसे पढ़ भी लें। अब हम आपको बता रहे हैं, आगे हमारा टॉपिक है कि कारक के भेद, यानी कि काइंड्स ऑफ केज, यानी कि टोटल ये कारक के कितने भेद होते हैं। तो टोटल कारक के कितने हैं, टोटल 8 भेद होते हैं। अब यहाँ इन 8 भेदों को हम सीरियल वाइज पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला क्या होता है, इसका कर्ता कारक। कर्ता कारक, और इसके साइड में हमने इसका इंग्लिश के मीनिंग को भी लिखा हुआ है। तो कर्ता कारक जिसे इंग्लिश में नॉमिनेटिव केस कहते हैं, सेकेंड में कर्म कारक, ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं, करण कारक, इंस्ट्रूमेंटल केस कहते हैं, संप्रदान कारक, डेटिव केस कहते हैं, आपादान कारक, अबलेटिव केस कहते हैं। अब आगे बढ़े। 6 नंबर है आपका संबंध कारक, रिलेटिव केस, अधिकरण कारक, लोकेटिव केज, संबोधन कारक, वोकेटिव केज। तो यहाँ पर हम इसको टोटल जो है कारक के टोटल 8 भेद होते हैं। अब 8 को हमने आपके सामने प्रस्तुत किया। अब हम बढ़ते हैं कि इन 8 कारक को कैसे हम इसे याद करें। तो याद करने के लिए हमने बहुत ही बेस्ट ट्रिक लगाया हुआ है।
यानी आपको सिर्फ क्या करना है, K3 यस ए यस ए यस, बस क्या करना है, K3 यस ए यस ए यस, सिर्फ आपको लर्न करना है। अब इसके माध्यम से ये कैसे आपका सुटेबल बैठता है, इसके भेदों, कारक के भेदों को कैसे हम इस पे फिक्स करके याद करवाते हैं, इसको देखिए, समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए जैसे हम K3 लिखें यानी कि K को 3 बार, तो K को जब हम 3 बार लिखते हैं तो K फॉर क यानी कर्ता कारक, ठीक है। अब उसके बाद में हम K फॉर का मतलब कर्ता कारक, सेकेंड है का मतलब कर्म कारक, और का मतलब होता है करण कारक। इसे आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि इसका जो हमने आगे बताया, यस से स से संप्रदान कारक, फिर आ गया ए फॉर आपादान कारक, इसका पहला लेटर को हम ले रहे हैं। सा फॉर सा है तो संप्रदान कारक, संबंध कारक। ए है तो ए से ज्यादा अधिकरण कारक, यस है तो यस है, सा मतलब यस, सो संबोधन कारक। तो मुझे ये पूरी उम्मीद है कि ये जो ट्रिक के माध्यम हमने यहाँ बेस्ट ट्रिक दिया है, अगर इसे आप लर्न कर जाएं तो बाकी जो है आपको इसी के ट्रिक के माध्यम से इसे हम आप लोग अच्छी तरह से समझ जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम क्या देखेंगे, इसके जो है कारक और विभक्ति चिन्ह और इसके लक्षण, इसे कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, इसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो हमें यहाँ लिखे हैं कि सही देखिए, कारक की जो टॉपिक है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, महत्वपूर्ण है सिर्फ आपका ये विभक्ति। कारक में कौन कौन सी विभक्ति लगती है, कैसे इसे फाइंड आउट करें, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो इसका और इसके साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके साथ में लक्षण भी। तो इन तीनों चीज को हम यहाँ पर कवर करने जा रहे हैं। तो पहला क्या है आपका कर्ता कारक। अब कर्ता कारक का जो इसमें इसका विभक्ति है ने है, और इसका लक्षण क्या होता है, क्रिया करने वाला। जो फर्स्ट पर्सन होता है कर्ता कारक, वो क्या है, क्रिया करने वाला। उस सेंटेंस में जो क्रिया करने वाला फर्स्ट है वही आपके उसमें विभक्ति लगेगी नहीं। कर्म कारक में देखते हैं तो को इसकी विभक्ति चिन्ह है, सिंबल है, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े। अब करण कारक है तो करण कारक की विभक्ति से और उसके बाद में के द्वारा, दोनों अलग अलग सेंटेंस में देखने को मिलता है। यानी कि इसका लक्षण क्या है कि जिस साधन से क्रिया की जाए, जिस साधन से क्रिया की जाए, जिसके माध्यम से क्रिया की जाए। अब इसी प्रकार से आगे हम देखेंगे कि संप्रदान कारक में क्या मिलता है देखने को। तो संप्रदान कारक में आपको देखने को मिलता है, संप्रदान की विभक्ति होती है को और साथ में के लिए। यानी कि इसको कैसे फाइंड आउट, इसका क्या लक्षण है कि जिसके लिए क्रिया हो, ठीक है। अब आगे देखिए इसके जब हम ये इसको कवर करने के बाद जब हम एग्जाम्पल के माध्यम से सीरियल वाइज उसके भेदों को बारे में जाएंगे तो उसके जो उदाहरण होंगे उससे क्लियर होता चला जाएगा। यानी कि ये वीडियो आपको पूरी देखने के बाद किधर भी आपको डाउट नहीं रहेगा। फिफ्थ नंबर है आपादान कारक, और आपादान का सिंबल होता है से मतलब उसमें भी करण कारक में भी से लगता है और इसमें भी आपका आपादान कारक में भी से यूज होता है, लेकिन यहाँ होता है कि आपके के द्वारा हो रहा है। यानी कि करण कारक में जो होगा उसमें संबंध स्थापित किया जाएगा के माध्यम से हो रहा है, और आपादान कारक में क्या होता है, पृथकता का भाव, यानी कि वो जो अलगाव का भाव होगा इसमें, ठीक है, जहां अलग होने का भाव हो, इसलिए हमने इसको लक्षण को भी इंक्लूड करके रखे हैं। 6 नंबर आ जाता है आपका, 6 नंबर है संबंध कारक। अब संबंध कारक क्या है, इसे हम कैसे इसकी विभक्ति यूज करते हैं, तो कहीं कहीं के वाक्यों में हमें का दिखाई देता है, की दिखाई देता है, के दिखाई देता है, रा दिखाई देता है, री दिखाई देता है, और साथ में कभी कहीं रे दिखाई देता है। तो इन सारे जो विभक्तियों में से अगर कोई भी दिखाई दे तो वहां हमको समझना चाहिए कि इस सेंटेंस में संबंध कारक स्थापित है, यानी कि जिससे क्या होता है, संज्ञा का अन्य पदों के से संबंध हो, वो होगा आपका क्या हो जाएगा, संबंध कारक। अधिकरण कारक में देखेंगे तो अधिकरण में होगा, इसमें दो विभक्ति,
अधिकरण के अंतर्गत हमने आपको बताया कि इसमें दो विभक्ति लगती है, में और पर, यानी कि इससे लक्षण कैसे हैं, द क्रिया होने का आधार या स्थान। और संबोधन कारक में क्या होता है, हे किसी की बुलाया जाता है, हे या अरे के संबोधित करके, जिससे संबोधन किया जाए, बुलाने का कार्य किया जाए जिसके माध्यम से। तो यहाँ पर ऊपर में क्या दिया है कि इसमें टोटल जो है 8 कारकों में से केवल 6 कारक ही कैसे हैं कि जो वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम का संबंध उस वाक्य की क्रिया बताते हैं। संबंध कारक तथा और संबोधन कारक यह संबंध नहीं बताते। संबंध कारक वाक्य में प्रयुक्त 2 संज्ञाओं का संबंध बताता है। अब ये 2 कौन से हैं, तो जैसे एग्जाम्पल में ये कलम एक कोमल के खिलौने हैं, और दूसरा में क्या है, वह अंशु का घर है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से देखेंगे कि फर्स्ट अब हम बता रहे हैं आपको एक एक करके उसके डिफिनेशन और उसको कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। तो पहला आपका टॉपिक हो जाता है कर्ता कारक। और कर्ता कारक का जो कर्ता का मतलब होता है काम करने वाला पर्सन। अब इससे क्या डिफिनेशन है, तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाला का बोध होता है उसे हम कर्ता कारक कहते हैं, जो पहला जो कार्य करता है। ठीक है, काम करने वाला पर्सन। अब इसके एग्जाम्पल क्या होता है, देखिए एग्जाम्पल में क्या है, ओजस्व ने पाठ पढ़ा। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट कर्ता कौन है, ओजस्व, उसने क्या किया, पाठ पढ़ा। तो इसमें जो विभक्ति यूज हो रही है या इसमें कौन सी विभक्ति यूज हो रही है, तो ने की विभक्ति है। तो यही आपका करण कारक यानी कि कर्ता कारक आएगा। पिताजी ने क्या किया, पिताजी ने खाना खाया। देखिए सेंटेंस में केज का बहुत बड़ा योगदान है। केज के सिंबल का बहुत बड़ा योगदान है, और केज के भी सिंबल के विदाउट जो है सेंटेंस है आपका क्लियर नहीं होता है। अगर अगर कारक की विभक्ति का प्रयोग वाक्य में ना किया जाए तो समझिए कि सेंटेंस जो है एरर हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसीलिए सेंटेंस को यानी कि वाक्य को सही तरीके से लिखने के लिए हमें कारक के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इसलिए ये जो है हिंदी ग्रामर का बहुत बड़ा बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है कारक। सेकेंड में आपको हम पढ़ाएंगे कर्म कारक। कर्म कारक क्या होता है कि देखिए यहाँ पर इसका डिफिनेशन, संज्ञा या सर्वनाम द्वारा। अब संज्ञा, संसार के जितने भी नाम है वो सभी संज्ञा है, और संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो क्या है, सर्वनाम है। तो यहाँ बोल रहा है संज्ञा या सर्वनाम द्वारा, यानी कि संज्ञा रहे या सर्वनाम के उसके द्वारा दी गई क्रिया का फल या प्रभाव जिस पर पड़ता है उसको हम कहेंगे कर्म कारक। इसी प्रकार से इसका एग्जाम्पल के माध्यम से नीचे दिया हुआ है, माँ ने क्या किया, बालक को सुलाया। तो माँ क्या यहाँ फर्स्ट पर्सन कर्ता हो गई, इसने क्या किया कि बालक को सुलाया। तो यहाँ पर बालक को, यहाँ को जो है इसका जो है कर्म कारक का सिंबल होता है, यानी कि विभक्ति होती है। सेकंड में देखते हैं कि अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया। तो यहाँ पर जो है को जो आया है ये इसका जो है यानी कि विभक्ति है, सिंबल है। ठीक है, ये विभक्ति बोलते हैं, यानी कि कर्ता ने कर्म को, इसकी विभक्ति है। सेकंड थर्ड में देखेंगे कि करण कारक। करण कारक में क्या होता है, जिसकी सहायता से कोई कार्य हो वह संज्ञा या सर्वनाम शब्द क्या कहलाता है, करण कारक कहलाता है। अब इसके एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे कि एग्जाम्पल में क्या हो रहा है। देखिए एग्जाम्पल में क्या है कि कंस कृष्ण के द्वारा मारा गया। तो ये जो कंस है किसके द्वारा, किसके माध्यम से मारा गया, तो क्या है, कृष्ण के द्वारा मारा गया। तो के द्वारा जो है करण कारक की विभक्ति है। बढ़ई ने आरी से क्या किया, लकड़ी काटा। तो ये जो बढ़ई है ये किसके माध्यम से लकड़ी काट रहा है, तो आरी से काट रहा है। तो बढ़ई और आरी के बीच में संबंध स्थापित करने का कार्य करण कारक की विभक्ति से कर रही है। और कंस
कृष्ण को कैसे मारे, तो कंस कृष्ण के द्वारा मारा गया। तो कंस किसके द्वारा मारा गया, तो आंसर आता है कृष्ण के द्वारा। तो कंस और कृष्ण के बीच के संबंध को स्थापित कर रहा है के द्वारा। तो ये जो दोनों शब्द हैं के द्वारा और से, ये करण कारक में आएंगे। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है आपका संप्रदान कारक। संप्रदान का अर्थ होता है किसी को कोई चीज देना, जिसके लिए कोई कार्य किया जाए या जिसे कुछ क्या किया जाए, दिया जाए, वह संज्ञा या सर्वनाम पद जो कहलाते हैं वो संप्रदान कारक होता है। तो इसको हम कैसे उदाहरण के माध्यम से देखेंगे, और इसकी विभक्ति लगती है को। ठीक है, तो यहां क्या होगा, अनुष ने रोहन को पुस्तक दी। देखिए यहां भी आपको को आ रहा है और वहां आपका सेकेंड कर्ता ने कर्म को उसमें भी आ रहा है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या होता है, यहां पर आपको यहां देना का हो रहा है। ठीक है, या किसी का कोई कार्य किया जाए। तो यहां बोल रहा है कि अनुष ने रोहन को पुस्तक दी। यहां अनुष ने क्या किया कि रोहन को किताब दी, देने का कार्य हो रहा है। महिला ने भूखे को भोजन दिया, यहां भी देने का कार्य होगा और इसकी विभक्ति को होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपादान कारक, तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का, याद रखिएगा वहां संबंध बोल रहा स्थापित होता है, करण कारक में वहां भी उसकी विभक्ति से लगती है और आपादान में भी इसकी विभक्ति से लगती है, लेकिन दोनों में संबंध क्या होता है, उसमें करण कारक में के द्वारा होता है, उसके माध्यम से हो रहा है, और इसमें क्या है, इसके अलगाव होता है, अलग होने या अलग होने का भाव प्रकट हो, वहां पर आपादान कारक होता है और इसका जो है विभक्ति से होती है। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि चिड़िया पेड़ से उड़ गई। अब यहाँ देखिए जो चिड़िया पेड़ पर बैठी थी वो क्या हो, उड़ गई, पेड़ से उड़ गई। तो चिड़िया पहले तो दोनों में संबंध थे, चिड़िया पेड़ पर बैठी थी, अभी क्या हुआ, चिड़िया पेड़ से उड़ गई, तो चिड़िया सेपरेट हो गई और पेड़ तो वहां पर खड़ा ही है। तो दोनों में अब अलग अलग हो गया। जैसे पहाड़ों पे झरना बहा, पे झरना बहा, यहाँ पर इसको हो जाए। और ये एक बार और एग्जांपल मैं ओरली बता देता हूँ। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो अब पेड़ खड़ा है और पत्ते नीचे गिर रहे हैं, अब पेड़ और पत्ते के बीच कोई संबंध नहीं है, अलग हो गए हैं। अब जैसे मैं किताब टेबल से पेन गिर गया, या मैं साइकिल से गिर गया, तो अब साइकिल अलग हो गई और मैं अलग हो गया, तो वहां भी जो है आपादान कारक इस्तेमाल होगा। यानी कि दोनों का अलगाव हो जाता है, तो अलग करने में जो शब्द से का प्रयोग विभक्ति का से यूज होता है वो आपादान कारक में यूज होता है। ये जान लीजिए कि वो आपादान कारक की विभक्ति है। संबंध कारक, तो संबंध से आपको पता ही चल जाता है कि संबंध का मतलब क्या होता है। तो संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध प्रकट हो उसे हम क्या कहेंगे, संबंध कारक कहते हैं। ठीक है, तो संबंध कारक की जो विभक्ति होती है उसमें देखिए क्या होता है, यहाँ पर देखिए यह मेरा कंप्यूटर है। तो यहाँ पर जो है मेरा जो शब्द आया है ये आपकी यहाँ पर संबंध का होगा, और वह नेहा का घर है का होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको अगर हम विभक्ति के बारे में बताएं, एक मिनट, सेकेंड में देखिए वह नेहा का घर है, तो यहाँ पर हमें ब्लू में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर का होगा। ठीक है, वह नेहा का घर है, तो यहाँ संबंध बता रहा है कि जो घर है वह किसका है, नेहा का है। और यहाँ कह रहा है कि यह जो है ये इंडिकेट कर रहा है कि यह जो है मेरा कंप्यूटर है। तो ये जो है आपका यहाँ इसकी संबंध कारक की जो विभक्ति होती है काके की रारेरी होती है। तो जिन पद में, जिन वाक्य में, अगर वाक्यों में क्या हो, अगर काके की रारेरी विभक्ति आए तो समझ जाइए वहां पर संबंध कारक है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखिए आपका सातवें नंबर में क्या है, अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में इसका डिफिनेशन,
अब इसको आगे देखते हैं कि इसमें डिफिनेशन क्या है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार, ठीक है, यहाँ ये थोड़ा सा आप लोग कॉन्सेंट्रेट से देखिएगा कि यहाँ कह रहा है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार या उसके होने के स्थान या समय का बोध होता है। ये तीन आपका की समझ लीजिए, यानी आधार रहे और चाहे वह स्थान रहे चाहे वह समय रहे का बोध होता है, एक्सप्लेन कर रहा है उसके बारे में, तो वहां होगा अधिकरण कारक। ठीक है, अब इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से थोड़ा समझेंगे कि डाल पर तोता बैठा है। अब यहाँ क्या है, यहाँ पर डाल हो गया, डाल इसका क्या है, आधार है। ठीक है, तो इसका पर आपका विभक्ति इसका है, तो यहाँ पर आप इसको भी देख लीजिएगा कि डाल पर तोता बैठा है। तोता कहाँ बैठा है, तो डाल पर बैठा है। ठीक है, इसका आधार हो गया और पर इसकी विभक्ति हो गई। बच्चे कक्षा में बैठे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका बच्चों को बैठने का आधार क्या है, कक्षा है, और इसकी विभक्ति में है। इस प्रकार से आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो अच्छी तरह से समझ जाइएगा। आगे बढ़ते हैं। संबोधन कारक। संबोधन कारक की क्या है डिफिनेशन कि शब्द के जिस रूप में किसी को बुलाने, इसीलिए हमने जो है इसका पकड़ने का की को हमने ग्रीन रंग से कलर कर दिया है। बुलाने या पुकारने का भाव प्रकट हो वहां पर क्या हो जाएगा, संबोधन कारक हो जाता है, और संबोधन कारक का अर्थ ही होता है पुकारना। अब आगे इसके एग्जाम्पल को देखते हैं कि बोलते अरे बबीत, क्या बोला अरे बबीत इधर आओ, और यहाँ एक्सक्लेमेटरी मार्क है, विस्मय आदि सूचक चिन्ह का प्रयोग होता है। हे ईश्वर सबकी रक्षा करो, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पुकार रहे हैं। यहाँ भी पुकार, दोनों सेंटेंस में यहाँ पर बबीत को पुकारा जा रहा है और यहाँ पर ईश्वर को पुकारा जा रहा है। तो इस प्रकार से आपको संबोधन कारक के हमने यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से पढ़ाया। अब यहाँ पर कुछ देखते हैं कि कर्म कारक और संप्रदान कारक में अंतर को थोड़ा सा और विस्तृत से समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि दोनों कारकों में क्या यूज होता है, को यूज होता है। क्या होता है, को यूज होता है, और इसमें इसकी विभक्ति को लगती है। तो लेकिन दोनों में क्या है, अंतर होता है। अब दोनों में अंतर क्या है, तो पहला देखिए, पहला में आपको मिलेगा कि मैंने नेहा को पुस्तक दी, यहाँ पर होगा संप्रदान कारक है क्यों। और सेकंड में मैंने नेहा को, यानी कि सेकंड क्या है, कर्म को। ठीक है, संप्रदान कारक नहीं, सॉरी, यहाँ पर जो है संप्रदान कारक होगा। संप्रदान कारक में क्या होता है, आपके इसके डिफिनेशन में चले जाइए। संप्रदान में क्या होता है कि किसी को देना या किसी के लिए कार्य करना। तो यहाँ पर मैंने क्या कार्य किया, नेहा को क्या दिया, पुस्तक दिया, मैं यहाँ देने का कार्य कर रहा हूँ, तो यहाँ पर होगा आपका संप्रदान कारक होगा। ठीक है, और इसके संप्रदान कारक विभक्ति होती को। तो यहाँ पर मैं रजत को समझाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी विभक्ति क्या हो रही, को। अब हम इसके और नीचे देखते हैं, मैंने यहाँ नीचे इसके लिखा नोट में क्या किया है कि पहले वाक्य में देने का भाव है। ठीक है, यहाँ पहले वाक्य में क्या है, मैंने नेहा को पुस्तक दी, यहाँ देने का भाव है इसलिए यहाँ संप्रदान कारक है। और दूसरे वाक्य में समझाने यानी क्रिया का फल रजक पर पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पर कर्म कारक होगा। अब आगे देखते हैं कि करण कारक और आपादान कारक में क्या अंतर होता है। यहाँ बच्चे बहुत कंफ्यूजन में हो जाते हैं, तो इसे समझाने के लिए यहाँ पर मैंने फिर से मेंशन किया है। और इन दोनों कारकों में क्या है, से विभक्ति यूज होती है, लेकिन दोनों में अंतर होता। क्या अंतर होता देखिए, पहले इसमें देखिए कि पहले में क्या है, आपको पहले में ये देखने मिलता है कि वह कलम से लिखती है, और यहाँ भी विभक्ति से यूज हो रहा है। और सेकंड में क्या है कि गंगा हिमालय से निकलती है, यहाँ भी विभक्ति यूज हो रहा है। तो जब यहाँ पर देखिए पहले वाक्य में लिखने की क्रिया कलम से हो रही है, यानी कि कलम लिखने की क्रिया का साधन है। अतः यहाँ पर क्या हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा। और दूसरे वाक्य में क्या है, पृथक होने का भाव है। गंगा जो है हिमालय से निकलती है, तो गंगा वहीं पे है, सॉरी हिमालय तो वहीं खड़ा है और गंगा वहां से निकल के पानी उसका अन्य जगहों पर जा रहा है। यानी जहां अलगाव की बात आती है वहां आपका आपादान कारक होगा।
तो यहाँ पर हम बताएं आपको कि दूसरे वाक्य में अलग हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पर अपादान कारक है। अब आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर एक वर्कशीट लेकर के आया हूँ। यहाँ पर टोटल वर्कशीट 5, इसके जो है 5 ही हैं, सीरियल नंबर में 5 है। और आप लोग जो है नोटबुक लेकर के बैठिए और मैं आप लोगों को 1 से 2-3 सेकेंड दूंगा, फिर इसके बाद में इसका आंसर बता दूंगा। आप लोग भी इसमें अपने सेल्फ से फाइंड आउट करिए और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपका कितना नंबर सही है। ठीक है, अगर पूरा सही है तो पूरा ईमानदारी के साथ आपको लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला का क्वेश्चन क्या है कि संज्ञा या सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने वाले जो चिन्ह होते हैं वो क्या कहलाते हैं। हो गया, आंसर बताऊं? चलिए ठीक है, मिला लीजिएगा आप लोग। कारक। ठीक है, सेकेंड में मैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या है कि आपका कारक के भेद हैं। कारक के कितने भेद हैं? आंसर, कारक के बता रहा हूं, कारक के 8 भेद हैं। आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है कि कारक चिन्ह को कहा जाता है। जो कारक के जो सिंबल होते हैं, चिन्ह होते हैं, उसको क्या कहा जाता है? उसका रूप चिन्ह कहते हैं या क्या होते हैं, संसर्ग चिन्ह कहते हैं या पद चिन्ह कहते हैं या विभक्ति चिन्ह कहते हैं। नोट कर लिए? इसका आंसर होगा चौथा नंबर, विभक्ति चिन्ह। अब चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है कि संबोधन कारक के रूप में जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। संबोधन, किसी को अगर पुकारा जाता है तो वहां किन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है? इन चारों चिन्हों में से वो चिन्ह कौन सा है? बता देता हूं आंसर। इसका आंसर है सेकेंड, विस्मयादि बोधक चिन्ह। आगे देखते हैं, लास्ट है का के की चिन्ह है, क्या है? संबंध कारक है, अपादान कारक है, अधिकरण कारक है या संबोधन कारक है? का के की चिन्ह क्या है? आंसर बताऊं? संबंध कारक है। ठीक है, तो आप लोग जो है, आप लोग का कितना नंबर सही हुआ है ये आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आप लोग को बेहद पसंद आई होगी। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। मैं बहुत जल्द आप लोगों के साथ एक नए टॉपिक के साथ फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone.